गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे उनकी जो कनेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कनेक्शन थे तीनों टर्मिनल के ट्रांजिस्टर के, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। उस कनेक्शन के कारण क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं ट्रांजिस्टर में। बच्चों ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं। देखिए एक टेबल दी हुई है, जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर रहेगा उसका आपका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो रहेगा। कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस लो रहेगा, जैसा कि अपन ने देखा था। कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस लो रहता था, क्योंकि कॉमन बेस का जो इनपुट साइड था वो फॉरवर्ड बायस होता था। जो ये फॉरवर्ड बायस रहता था, इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस रहता था, तो ये रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस कम रहता था। आउटपुट साइड रिवर्स बायस रहता था, तो फिर आपका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता था। ठीक है, वही यहाँ पे सेम कंसेप्ट आपका जो कल डिस्कस किया गया था डिफरेंस कनेक्शन के लिए, वो आज टेबल के रूप में आपको बता दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट डिसाइड हो जाएगा। एग्जाम में भी इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, फॉरवर्ड बायस रहता है, और कॉमन एमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस लो ही रहता है। कॉमन एमीटर का भी इनपुट रेजिस्टेंस लो रहता है, और जो कॉमन कलेक्टर रहेगा उसका इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई रहेगा। ये टेबल है, आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। कल एक्सप्लेन कर दिया गया था इस टेबल को। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का वेरी हाई रहता है, क्योंकि रिवर्स बायस रहता है। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमीटर का भी हाई रहता है बच्चों, ठीक है। और जो कॉमन कलेक्टर रहेगा इसका आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो, बहुत कम रहता है, ठीक है बच्चों। वोल्टेज गेन कॉमन बेस का मॉडरेट रहता है, ठीक ठाक रहता है, और पर जो कॉमन एमीटर है उसका वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा रहता है, वेरी हाई, और कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन बहुत कम रहता है, ठीक है बच्चों। जो मेनली अपन का जो, अगर हम एम्पलीफायर की एप्लीकेशन पर्पस से अगर अपन इस्तेमाल करते हैं किसी भी एम्पलीफायर को, तो मेनली अपन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं एज एन एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर, ये आपकी वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। बायसिंग सर्किट अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। ये आर डैश, R1, R2, ये आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर है। तो इसमें इनपुट साइड का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि अगर आप इनपुट साइड का रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे अपन, चलिए इसकी टेक्निक्स, इसके अक्रॉस हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो इस सर्किट सिंपल हो जाएगा आपका ऐसे, VTH RTH बन जाएगा, RTH VTH, और ये रेजिस्टेंस है, ये VCC, ठीक है बच्चों। ये सर्किट आपका कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब मेथड आपको मैंने एक तरीके से बताया है कि कैसे अपन इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस टाइप से हम लोग थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम, जो आपने नेटवर्क थ्योरम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, उसमें उसकी हेल्प लेके अपन जो
कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर सर्किट का डिस्कस किए थे। 3 सर्किट आपको शो किए गए थे स्क्रीन पे। उनका अपन सेम नॉर्टन थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा के उसका अपन इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं और गेन भी साथ ही निकालते हैं। गेन कैसे निकालते हैं? गेन का बेसिक फॉर्मूला कल डिस्कस किया गया था। V आउटपुट बाय V इनपुट इक्वल टू वोल्टेज गेन एंड IAI करंट गेन इक्वल टू IC डिवाइड बाय IB इन केस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है बच्चों, तो उसी के बाद अपन ने ये टेबल बना दी है। सेम चेक करके, सर्किट देख के, सर्किट के अकॉर्डिंग थेवेनिन नॉर्टन लगा के, सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन से अपन ने ये कंक्लूजन निकाले हैं, जिसमें कि कितने पैरामीटर हैं? 4 पैरामीटर हैं। करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये 4 पैरामीटर 3 टाइप के सर्किट के लिए अलग अलग होते हैं, जिसमें कि एम्पलीफायर क्या होता है, मेजर जो एम्पलीफिकेशन होता है वो अपन का कॉमन एमीटर में होता है। कॉमन एमीटर में अपन वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में मेजॉरिटी करते हैं। इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस लो और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है। कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं। कॉमन एमीटर पता चल गया। कॉमन बेस की बात करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, ये कल डिस्कस हो चुका था। अब वोल्टेज गेन इसका मॉडरेट होता है, मॉडरेट वोल्टेज गेन होता है। कल अपन ने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किया था ये, जिसका आंसर 50 आ रहा था। और इसका करंट गेन बच्चों, करंट गेन इसका लेस देन 1 रहता है। और इसका जो आपका कॉमन एमीटर का है, इसका हाई रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 तक रहता है आपका करंट गेन कॉमन एमीटर में। कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे। देखिए, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर आपका कंप्लीट हो गया है। कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे। कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो रहता है। देखिए, ये जो सर्किट रहता है कॉमन कलेक्टर का, इसको अपन लास्ट स्टेज में यूज करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आपने माइक लिया, माइक आपने बोला उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। कल सर्किट एम्पलीफिकेशन सर्किट, ऑडियो सर्किट बनाया गया था, उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम था। आपने एम्पलीफायर का यूज़ किया। अब जब आपने कॉमन एमीटर का एम्पलीफायर यूज़ किया तो उसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। अब अगर इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे लो रेजिस्टेंस वाली कोई डिवाइस नहीं लगा सकते। आपको सेम इम्पीडेंस वैल्यू की इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट फिर आप कंट्रोल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसका आप वैरी करेंगे तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक स्टेज ऐड करनी पड़ती है इधर पे। उसके लिए आपको एक स्टेज ऐड करनी पड़ती है, जिससे कि हाई रेजिस्टेंस सर्किट से लो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाया जाता है। और वो सर्किट कौन सा होता है बच्चों? वो सर्किट इस्तेमाल करते हैं अपन लोग कॉमन कलेक्टर। ये कॉमन एमीटर सर्किट है फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस, एंड ये आपका कॉमन कलेक्टर सर्किट है फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। ये जो प्रोसेस होता है इम्पीडेंस को मैच करने का, इनपुट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका हाई रेजिस्टेंस, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस। तो बच्चों, जो ये आपका इनपुट को मैच कर, रेजिस्टेंस को मैच करने वाला जो फिनोमिना है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। मेन पर्पस जो कॉमन कलेक्टर का रहता है वो इम्पीडेंस मैचिंग रहता है। एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, कॉमन कलेक्टर का एप्लीकेशन डिस्कस हो चुका है। और ये आपका कॉमन एमीटर का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ये एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। एम्पलीफायर की तरह कॉमन एमीटर यूज होता है। एम्पलीफायर किस रेंज में? एम्पलीफायर यूज होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी मीन्स मिडिल रेंज में अपन कॉमन एमीटर का इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफिकेशन में। बच्चों,
पर अगर आप फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं तो फिर आपका ये कॉमन एमीटर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों, कॉमन एमीटर का गेन बहुत ज़्यादा होने के कारण फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका उतना सही नहीं रहता है। इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में एम्प्लीफिकेशन नहीं कर पाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उतना सही नहीं रहता है। वो आगे डिस्कस किया जाएगा, अगर सिलेबस में आता है तो आपको डिस्कस किया जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। पर आपको बता दें जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कॉमन बेस एम्पलीफायर अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, कॉमन एमीटर मेन एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है। वोल्टेज गेन करंट गेन दोनों हाई रहता है। इसका डिनोट करते हैं करंट गेन को बीटा से। इसका करंट गेन अल्फा है, लेस देन 1 रहता है, कल डिस्कस किया गया था। इसका गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों तीनों के कल आपको तीनों पैरामीटर डिस्कस कर दिए गए थे। अब बच्चों दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो थर्मल रन अवे। थर्मल रन अवे डिस्कस करेंगे आज। थर्मल रन अवे होता क्या है, किस में होता है, क्यों होता है? देखिए बच्चों, जब करंट फ्लो आपका कल डिस्कस किया गया था, कॉमन एमीटर चलिए ले लेते हैं, कॉमन एमीटर डिस्कस करते हैं। कॉमन एमीटर में रेजिस्टेंस था, सर्किट सिंपल सर्किट बना ले रहे हैं। RE R1 R2 बच्चों ये कॉमन एमीटर सर्किट है। इसमें जब देखिए होता क्या है, इसकी जो करंट रहती है IC, कलेक्टर करंट IC कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICBO। कलेक्टर टू बेस जो करंट है वो रिवर्स सैचुरेशन ICBO को बोलते हैं। ICBO रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो कि मेनली डिपेंड करती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में। बच्चों रिकॉल करेंगे अपन ने पढ़ा था जब करंट फ्लो पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने केवल मेजॉरिटी कैरियर की बात की थी। अब उसमें क्या रहता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ये दोनों पोलर आपके जो आयंस रहते हैं, बाईपोलर आयंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं करंट फ्लो के लिए। तो आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी डायरेक्शन वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा करंट फ्लो के लिए। तो माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर के कारण जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो ICBO है। ठीक है बच्चों, वो ICBO है। अब होता क्या है, जैसे IC आप करंट फ्लो स्टार्ट होती है, जब करंट फ्लो स्टार्ट होती है तो बीच में ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं ना। ये पहले फिनोमेना डिस्कस किया गया था, थर्मल एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो ICBO जनरेट हो गया। अब क्या किया गया, जब ICBO जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो गए, तो ICBO इंक्रीज होता है। बच्चों ICBO की वैल्यू इंक्रीज होती है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी आपके इंक्रीज हुए हैं। ICBO की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, ICBO की वैल्यू इंक्रीज हुई तो IC की वैल्यू इंक्रीज हुई। जब IC की वैल्यू इंक्रीज हुई तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट जनरेटेड क्या होता है, हीट जनरेटेड होता है। बच्चों इस एक्सप्रेशन को अब मिटा के सही से कर देते हैं। हीट जनरेटेड होता है I² R इंटू टी रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट जनरेट जो होता है I² RT होता है। तो अब क्या हुआ, एक है आपका ICBO एंड T। हो क्या रहा है,
आईसी आपका इंक्रीज हो रहा है, आईसी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जंक्शन टेम्परेचर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हो रहे हैं, आईसीबीओ इंक्रीज हो रहा है, आईसीबीओ इंक्रीज हो रहा है। चूंकि आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आईसीबीओ, तो अगेन आपका फिर आईसी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों जब ये साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है तो कुछ समय बाद ये आईसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आईसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ट्रांजिस्टर आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो फिनोमिना है टेम्परेचर के साथ आईसी के इंक्रीज होने का ड्यू टू increase of junction temperature and increase in ICBO रिवर्स सैचुरेशन करंट में बढ़ोतरी होने के कारण, कलेक्टर करंट के बढ़ने के कारण जंक्शन की जो क्षति पहुंचने का जो ये कारण है, इसी को हम लोग थर्मल रन अवे कहते हैं, थर्मल रन अवे। ठीक है बच्चों, तो ये तो इससे तो अपन का ट्रांजिस्टर पूरा डैमेज हो जाएगा। इससे बचने के लिए अपन के पास कुछ अपन इसका इलाज करते हैं। तो क्या है वो, उसके लिए अपन इसका निगेटिव फीडबैक एक लगा देंगे, फीडबैक बाद में पढ़ेंगे। अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि अगर कलेक्टर करंट बढ़े तो आपकी बेस करंट अपने आप से कम हो जाए। उसके लिए अपन आर ई को, ये जो आर ई आपका दिख रहा है जो एम्पलीफायर सर्किट में बनाया गया था, इसको अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही करंट बढ़ेगी, अभी ये वोल्टेज कुछ होगा, बेस एमीटर का वोल्टेज, जैसे ही करंट बढ़ेगी यहाँ की, तो यहाँ ड्रॉप है प्लस माइनस, ये ड्रॉप आपका बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्टेज आपका कुछ हो जाएगा जो भी है, तो ये आपका वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाएगा तो बेस करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, बेस करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी की वैल्यू कम हो जाएगा। आई बी कम हुआ तो आई सी की वैल्यू कम हो रही है। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फीडबैक, इसको फीडबैक बोलते हैं बच्चों। ये फीडबैक जो इंट्रोड्यूस कर दिया है, इससे अपन का क्या हो रहा है, अगर आईसी बढ़ती भी है, एक बार आईसी बढ़ भी जाती है तो उसके बाद ये आर ई के कारण ये आईसी वापस से घटी जा रही है। इसलिए इस निगेटिव फीडबैक के माध्यम से हम लोग इसका कंट्रोल करते हैं आईसी की इंक्रीज होने की गति को। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अपन लोग क्या करते हैं, हीट सिंक इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर के पीछे, अगर कहीं आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर के पीछे एल्युमिनियम की ऐसे पत्ती सी लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर ऐसे लगाया रहता है, तो इसको बोलते हैं अपन हीट सिंक। इसका एरिया ज़्यादा होता है, वो हीट को पूरा डिसिपेट कर देता है, पूरी हीट को लेके एटमॉस्फेयर में डिसिपेट करने लगता है, उसको हीट सिंक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हीट सिंक हो गया, वो हीट डिसिपेट करता है वो। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। कई बाइसिंग करते हैं हम लोग, बाइसिंग के माध्यम से भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग है, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बाइसिंग को। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक कवर किए जाएंगे। थैंक यू।